हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इकोज विद हवा के सेकंड एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है दिलखुश कुमार, जो कि रोडवेज के फाउंडर एंड सीईओ हैं। देखेंगे सर, बिहारी हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मस्त। आपकी पर्सनल जर्नी और इंस्पिरेशन की बात करें सर, तो आपने रोडवेज स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये कोई एक दिन का आइडिया नहीं है। मतलब इस सेक्टर में हम 2016 से ही काम कर रहे हैं। एक पहले स्टार्टअप बनाया है, फिर बहुत सारे उसमें जो चैलेंजेस दिखा बिहार में मुझे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा लोगों का। जो लोग बिहार में वन वे ट्रेवल ज़्यादा करते हैं ड्यू टू रीजन, जो ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो। चूंकि पलायन है तो लोग एक तरफा ही ज़्यादा करते हैं, या तो जाएंगे या वापस आएंगे। लेकिन जो टैक्सी का फेयर था वो इकोनॉमिकल नहीं था। वो जनरली अगर आप अमूमन टैक्सी अगर आप बुक करते हैं तो जाने और आने दोनों साइड का फेयर लगता था, क्योंकि उसका फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूड होता था उसमें। अब चूंकि टैक्सी वाले दूसरे शहर में अननोन, तो उसको वापस में कोई पैसेंजर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो वो छोटा उसका बिजनेस होता है 30-35 हज़ार का महीने का, उसमें अगर वो बर्न शुरू करते हैं, रिस्क लेना शुरू करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो टू वे चार्ज करता था। तो मुझे लगा इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक तो कस्टमर के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा, और दूसरा जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप तेजी से ब्रांड बनते हैं। और वही रोडवेज की जो लोगों की जो प्रॉब्लम थी इंटरसिटी वाली, उसको सॉल्व करके आज बिहार में इतनी बड़ी ब्रांड बन गई। तो आपके लिए कौन सा एक्सपीरियंस आपको एंटरप्रेन्योर बनाने पे मजबूर करता था उस टाइम पर? मुझे लगता है ना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक्सपीरियंस नहीं, भूख होना चाहिए। और अगर आपके अंदर भूख है कुछ करने का, या आपके अंदर कुछ सपना है, उसको कोई सपना आप देखे हैं, तो सिर्फ देखने से होता नहीं है। उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, और रातों रात कुछ भी हिट नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। डेली, महीने का, साल का, हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, तो पेशेंसफुली काम करना पड़ता है। तो मेरा कोई बचपन से ऐसा नहीं था कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। बस भूख लगते गई, सपना अंदर में जगते गया, और मेरी जो गाड़ी की पहिया थी सड़क पे चलती रही। इसी कारण रोडवेज बन गया। इसलिए सर, रोडवेज जो आपने नाम सोचा, तो फिर ये इसका मीनिंग है क्या? थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? इसका बेसिकली क्या है ना, रोडवेज प्रोनाउंस किया जाता था यूपी बिहार में। बसेज पे लिखा हुआ होता था रोडवेज, यूपी रोडवेज, ओके। बिहार रोडवेज। तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो अ, आसानी से लोग उसको अडॉप्ट कर लें, एक बार में किसी को बोल दे, उसमें लड़खड़ाए नहीं बोलने में। तो मुझे लगा कि इसी में थोड़ा सा यूनिकनेस लाना चाहिए, तो उसी में RODBEZ करके इसको लॉन्च किया, रोडवेज। और देन हो सकता है फ्यूचर में रोडवेज की और सारी प्रोडक्ट आए। सर, अगर आपको कभी लगा हो कि इस टाइम पर हमको सक्सेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से सोच सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर की जर्नी जब शुरू होती है, या जब आप एक जिद्दी एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आपको पहले दिमाग में सोचना होगा जो सक्सेस का फॉर्मूला है, फेल्योर प्लस मल्टीपल फेल्योर इक्वल टू सक्सेस। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको फेल होना है। आप पहले से प्रिपेयर रहिए, अगर हम इस मोड़ पे फेल होते हैं तो अगला कदम हमको क्या उठाना चाहिए। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। आप ये जैसे एग्जाम्पल, हम 8 साल 10 साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे पास प्लान बी नहीं होता है। प्लान बी हमारा यही है, जहाँ जाके कहीं पे नौकरी कर लेंगे। लेकिन वो नौकरी स्टार्ट होगा 10 साल बाद, 8 साल बाद, जब आपको लगेगा जो अब हम फेल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आपको ए और बी दोनों के साथ साथ काम करना चाहिए। अगर आपका ए ड्रॉप हुआ तो बी आपका, उसको तैयार करने में आपको समय नहीं लगे, आपको उसका सारा चीजें पता हो। एग्जाम्पल, अगर कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है
और साथ साथ वो कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो उसके पास एक एक्सपीरियंस आएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार रहेगा, जहाँ वो जाके उसका जो स्किल है, उसका जो एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सकता सर, तो क्या आपने सोचा था कभी कि इतनी जल्दी इतनी पॉपुलैरिटी रोडवेज को मिलेगी? है। जल्दी कहाँ। आप देखिए, 2015 में हम पहला स्टार्टअप किए थे, और पटना से किए थे। सब्जी का था, ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी का, वो मेरा फेल हो गया। देन दूसरी स्टार्टअप 2016 में किए, और 22 में हम एग्जिट ले लिए। 22 में रोडवेज शुरू हुआ, और अभी बिहार की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है। तो ये 3 साल का जर्नी नहीं है, वो जो पिछले 11-12 साल का मेरा जर्नी रहा है, उसमें हम बहुत कुछ सीखे हैं, उसमें बहुत लर्न किए हैं। चल, आपको बिजनेस बनाने के लिए ना मार्केट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और यूजर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो हमारा शुरू से यही चीज रहा है, जो हम यूजर को ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, कमियां बहुत सारी आती है, जब तक कमी आएगी नहीं तब तक उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। और बाकी ऐसे ही चलता है। सर, रोडवेज की शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? देखिए, चुनौती तो हम अपने जीवन में किसी को मानते हैं, क्योंकि मुझे पता है, जिसको लोग चैलेंज करके डर जाते हैं, वो पार्ट होता है आपकी एक लाइफ का। आप जब रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो हो सकता है कई सड़क अच्छी मिलेगी, कई सड़क गड्ढे भरी मिलेगी, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, हमको डेस्टिनेशन पे जाना है। तो उसमें सड़क कैसी भी मिले, अगर चलने लायक सड़क है तो चलेंगे, नहीं तो दूसरा डाइवर्शन कोई ढूंढेंगे, कोई और अल्टरनेट रूट ढूंढेंगे। तो वैसे भी समस्या अगर आता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, जनरली वो कंधा ढूंढने लगते हैं, जो किसके कंधे पे सर रख के हम अपनी समस्या को बताएं। एक्चुअली मुझे लगता है ना, कंधा नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान आपसे बेहतर कोई नहीं ढूंढ के दे सकता है। सजेशन और समाधान दोनों डिफरेंट पार्ट है। सजेशन हो सकता है लोग आपको दे रहे हो, वो अब उनकी उपज है, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं जान रहा है, आपकी प्रॉब्लम को गहराइयों से नहीं देखा है। लेकिन आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको गहराइयों से, उस प्रॉब्लम को देखें, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप अपना थिंक टैंक को बेहतर तरीके से यूज करेंगे, तो आप समाधान खुद भी निकाल सकते हैं, और बेहतर समाधान निकाल सकते जब आपने स्टार्ट किया था, तब जब रोडवेज स्टार्ट हुआ था, तो उसमें इनिशियल फंडिंग को कैसे आप मैनेज किए थे? हैं। स्टार्टिंग में ही हम लोग मिथिला एंजल नेटवर्क से 46 लाख के आसपास रेज किए थे। उसके बाद फिर हम लोग उसी फंडिंग के बाद फिर हम लोग काम करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फंड के लिए कहीं इधर उधर अभी तक नहीं गए हैं, कहीं से फंडिंग नहीं लाए। सर, ये जब आप शार्क टैंक्स में गए थे, तब वहां पे किस तरीके से आपके रोडवेज को किस तरीके से देखा गया और किस तरीके से अप्रिशिएशन मिला? देखिए, शार्क टैंक में जाना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जी। एज ए बिहारी, जो लोग बिहार से बाहर, बिहार के बारे में समझता है, जो बिहार ब्यूरोक्रेट्स पैदा करता है, बिहार इंजीनियर्स पैदा करता है, बिहार मजदूर पैदा करता है, तो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए, बिहार भी अब एंटरप्रेन्योर पैदा करता है। क्योंकि हर स्टेट का या कंट्री का डेवलपमेंट सरकार की नीति से नहीं होती है। उनके लिए बहुत सारे व्यापारी को वहाँ पे उसके ग्रोथ के लिए काम करना पड़ता है, तब एक्चुअल में ग्रोथ होता है। गवर्नमेंट का काम है एक अच्छा इंफ्रा और अच्छा नीति बना के, पॉलिसी बना के रखे, ताकि वहाँ एंटरप्रेन्योर आके काम करे, बिजनेसमैन आके काम करे। तो मुझे वहाँ बिहार को रिप्रेजेंट करना था। दूसरी बात, जो हम ये सोच के नहीं गए थे, हमको वहाँ फंडिंग के लिए कमिटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि बिहार से जो भी लोग बाहर वो शार्क टैंक के सीजन 1 सीजन 2 में गए हुए थे, उन लोगों को कोई कमिटमेंट नहीं मिली थी। तो मुझे तो रितेश अग्रवाल जी से और विनीता सिंह जी से कमिटमेंट मिली थी, और 50 लाख का था वो डील हमारा। लेकिन जब तक ड्यू डिलिजेंस वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हमको लगा जो अब उस 50 लाख की जरूरत नहीं है, अब 50 लाख के बदले 5 करोड़ ढूंढा जाए, तो बस उसको वहाँ ड्रॉप करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी थोड़ा बुद्धि और विवेक से भी काम लेना पड़ता है, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है। फाउंडर अगर विजनरी हो, और तो उनको अगर ये चीज़ पता हो, जो टाइम लगेगा हम बना लेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेता। ऑलराइट सर। सर, जब कंपनी को ग्रो करने के लिए आपने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया और आपके अकॉर्डिंग कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही है?
नहीं, एक्चुअल में अगर मेरा अनुभव देखिएगा तो रोडवेज मार्केटिंग में बहुत कम एक्सपेंस करती है। मार्केटिंग करती है ड्राइवर लाने के लिए, वकील ऑनबोर्ड करने के लिए, कस्टमर लाने के लिए नहीं करती है। हमारा कस्टमर ही कस्टमर ला के दे रहा है, क्योंकि हम आपको पहले बताया ना, जब आपका बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, किसी के समस्या का समाधान कर रहा हो, तो वो आपको लोगों तक पहुंचाएगा। और आज भी हमारा सप्लाई और डिमांड संतुलित नहीं है, मेरा डिमांड ज्यादा रहता है, सप्लाई मेरे पास कम रहता है, तो हम लोग जो भी कैंपेनिंग करते हैं वो सप्लाई बढ़ाने के लिए करते हैं। और कस्टमर को हम लोग का जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है बहुत लो है। ऑलराइट सर। सर, आपके अकॉर्डिंग कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है या उसके लिए कोई फ़ॉर्मूला लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बिजनेस में हमेशा आपको कस्टमर आंसर सोचना पड़ेगा। अगर ओके। आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो बाजार में सर्वाइवल बहुत टफ है। दूसरा चीज है जो आपका ऑपरेशन सिस्टम, उस पे आपका पैनी नजर होना चाहिए, क्योंकि एज ए फाउंडर, एज ए सीईओ आप हर चीज नहीं कर सकते हैं। कोई आपके कस्टमर को सर्व करने जा रहा है, वो ड्राइवर है, जिस गाड़ी में जा रहा है उसको फ्लीट ऑपरेटर उसका मॉनिटरिंग करता है। अब वो वहाँ क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब आप 200-250 लोगों के को लेके आप काम कर रहे हैं। अब वो 200-250 लोगों में कोई ऐसा है जो जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। लोग थोड़ी ये समझेंगे जो भाई इसमें कंपनी की गलती नहीं है। लोग तो यही समझेंगे जो भाई कंपनी की ही गलती है। ह्यूमन ह्यूमन एरर आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे यहीं के लोगों को लेके काम करना है। अगर आप देखेंगे तो बिहार से बाहर जो लोग बिहार के रह रहे हैं, वो लोग अगर बिहार रिवर्स माइग्रेशन शुरू कर दें, तो प्रतिभा आना शुरू हो जाएगा। बाहर से जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो आना शुरू हो जाएगा, तो आप क्वालिटी को बहुत तेजी से इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन जब आपको यहीं के लोगों को लेके, मतलब जो यहीं रह गया है, बाहर में जाके उनको एक्सपीरियंस नहीं मिला, फ्रेशर है, उन लोगों को लेके अगर आप कंपनी चला रहे हैं, तो थोड़ा बग आएगा। वो कहते हैं ना, जो अगर सॉफ्टवेयर 100 लाइन में लिखी जाए तो बग का चांस बहुत लो रहता है, जब वो लाख लाइन में पहुंचती है तो 100 ऑफ बग रहता है। तो उसको जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। तो बग्स फाइंड करने के लिए भी हम लोग रखे हुए हैं, जो कोई ढूंढे, जो कहाँ कमियां हैं उसको दूर करें। और चूंकि ये कंपनी है, तो ऐसा नहीं है जो कमी अभी दिखा विद इन 1 आवर सॉल्व हो गया, उसका एक प्रोसीजर होता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में वो सॉल्व हो जाता है, मतलब प्रायोरिटी में रहता है, जितना जल्दी हो सके सॉल्व हो। सर, स्मॉल टाउन से इतनी बड़ी कंपनी को बनाने का तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, सफर बहुत शानदार रहा। हालांकि मेरी एक बुक आ रही है, उसका नाम है द पागल। उस बुक में हम अपनी जर्नी को लिख रहे हैं। उस बुक को लाने का एक ही मोटिव है, जो बच्चा, खास करके मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा, औकात से बड़ा सपना नहीं देखता है, उसको औकात से बड़ा सपना देखना चाहिए। और अगर किसी को लगता है जो धंधा बनाने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, बिजनेस बनाने के लिए, उसको ये चीज संकेत मिलेगा कि धंधा बनाने के लिए पैसा नहीं, गट्स होना चाहिए। अगर आप ठान लिए कि आप करेंगे, समय लगेगा, इसमें नो डाउट। आप देख लीजिए, यूपीएससी निकालने के लिए 7-8 साल प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 7-8 साल दे रहे हैं, लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत लो है। अगर आप चले जाएंगे छोटे शहरों में या बड़े शहरों की बात करें, कोई आदमी अगर डेडिकेशन से और दुनिया के साथ चलते हुए अच्छा फॉर्चून का दुकान भी चला रहा है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है, 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बाल बच्चे के साथ रह रहा है, 2-4 लोगों को नौकरी पे भी रखा हुआ है। तो सक्सेस का मतलब यही नहीं है जो आप अरबपति बन गए, बिलियनर बिलियनर बन गए। ये नहीं होता। सक्सेस का मतलब ये है जो आप अपने फैमिली को ठीक ठाक तरीके से रख रहे हैं, 2-4 लोगों की आप मदद कर रहे हैं, 2-4 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं, आपका लाइफ ठीक है। अंत नहीं है आपके सोचने का, आप एक माइलस्टोन पे पहुंचेंगे, फिर दूसरा माइलस्टोन आपको मिलेगा। तो लोगों को भी ये चीज समझना पड़ेगा, सक्सेस का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, वो फॉर्चून दुकानदार भी सक्सेस है जो महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है। सर, आप अपने टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? कैसे करते हैं मोटिवेटेड उन लोगों को? फ्रीडम। अगर आप किसी से, हम बिजनेस में एक अ, हम लोग लेके ये चलते हैं ना, जो आपके पास जो टीम है
उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो उसके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं जो आप हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझे भी लर्न करना है, और अगर बड़ा बनना है तो और लर्न करना है, और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो हम हमेशा अपने एम्प्लॉय को कहते हैं आप तब तक ही किसी के काम आएँगे जब तक आपके अंदर लर्निंग की एटीट्यूड होगी। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और कोई भी कंपनी तब तक ही आपको आगे साथ लेके चल सकता है जब आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जिस दिन आप कंफर्ट ज़ोन में चले जाएँगे, आपको लगेगा नहीं मैं बहुत काबिल हो गया हूँ, तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्योंकि कंपनी को सारे लोगों के बारे में सोचना है, से इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। तो बेसिकली हम यही कहते हैं अपने एम्प्लॉयी को, जो आप सीखते रहो। आज से 10 साल 15 साल पहले कौन सोचा था कि चैट जीपीटी आएगा और एक कमांड देने पे वो कोड लिख के दे देगा? कोई नहीं सोचा था। कोड लिखने के लिए हम लोग 4 साल इंजीनियरिंग करते थे, बच्चे जाके, लाखों लाख रुपए उस पे खर्च होता था। लेकिन अगर चैट जीपीटी को कमांड देना है, तो इतना स्किल तो आपके अंदर होना चाहिए ना, आप कुछ लिख सके, वो रिवर्ट आपको रिप्लाई दे सके। तो बेसिकली आपको दुनिया के साथ साथ कनेक्ट रहना होगा। ज़रूरी नहीं है, तो चूँकि तो हम लोग के यहाँ ज़्यादातर कल्चर है जो पढ़ाई हम लोग करते हैं डिग्री के लिए, लोगों को बताने के लिए जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो लोग पढ़ाई एक्चुअल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए करते हैं, लर्न करने के लिए करते हैं, वो दुनिया में आगे बढ़ रहा है। इसका कहीं कोई संदेह नहीं। सर, एक एंटरप्रेन्योर में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो सबसे ज़रूरी भी है? पैसेंस बहुत ज़रूरी। कई बार आपको लगेगा, जो क्या होता है ना, दुनिया की एक रीत है, जब तक आप किसी के काम आएँगे, तब तक आपको हीरो बुलाएगा। जिस दिन आप काम आना बंद हो जाएँगे, वो आपको विलन बनाना शुरू कर देगा। तो आपको ये पैशेंस रखना होगा, जो 4 लोग, 4 तरह की बातें बाज़ार में चलती रहेगी, जब तक आपकी लाइफ़ है, ऐसे होते रहेगा। तो आपको पैशेंसफुली अपने प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना चाहिए। अप्स डाउन, ये भी लाइफ़ का एक पार्ट है, वो होते रहना है। तो बस एज़ ए फाउंडर हम हमेशा कहते हैं, जो फाउंडर 3 ही वजहों से ज़िंदा रहता है, पागलपंती और पागलपंती। ये 3 वजह जो है एक फाउंडर को जिंदा रखता है और सरवाइव कराता है। नहीं तो फाउंडर की लाइफ तो डेली स्ट्रगल भरी लाइफ होती है, और क्योंकि वो वो खुद के पागल। लिए नहीं, सबके लिए सोच रहा है। उनको ये भी सोचना है कि महीने के 1 तारीख को सैलरी कहाँ से जाएगा एम्प्लॉय का, हम अपने कस्टमर के लिए अच्छा सर्विस इम्प्रूव कैसे कर पाएँ, हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उससे बेहतर कैसे परफॉर्म कर पाएँ। उनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। उनका 9 टू 6 पीएम की जॉब नहीं है, जो हम ऑफिस गए, थंबनेल लगाए वहाँ पे, अटेंडेंस हमारी लग गई, अब कंपनी का जो टॉप लेवल का टीम बैठा हुआ है वो काम कर रही है, और हम अपना जो भी मेरा ज़िम्मेदारी है बस उसको हम पूरा करके वापस आ गए। फाउंडर को मल्टी टैलेंटेड होना होता है। आपके अंदर हर तरह का प्रतिभा थोड़ा-थोड़ा भी होना चाहिए, ताकि आप अपने टीम को लीड कर सकें। अब अगर किसी को बोल देगा जो तुम जाके इंजीनियर्स को लीड करो, तो आप क्या इंजीनियर्स को लीड कीजिएगा? आपको वो जो काम कर रहा है उसका थोड़ा बहुत तो स्किल आपको होना चाहिए। और हम शुरू से ही मेरा जब से हम अपना करियर में आए, मतलब कमाने की वाले जर्नी में, तब से सीखना हम शुरू किए हैं। पहले स्कूल में तो सीखने में मन ही नहीं लगता था, ना किताब पढ़ने में मन लगता था, ना एग्जाम में बैठने में मन लगता था। किसी अब को नहीं लगता लगता है सर। है। पढ़ता सब है, लेकिन किसी को नहीं लगता है मन, बचपन में सर। हाँ, बचपन में किसी को मन नहीं लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई बचपन में अगर पढ़ लेते तो अभी जो कठिनाइयाँ आ रही है, अभी जो हमको सीखना पड़ रहा है, वो समय हमारा बच जाता, उसको हम कहीं और यूज कर लेते। ओके सर। सर, जब बिजनेस डाउन फेज में होता है, तब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? उसमें आपको ये कमी ढूंढना चाहिए, आप कहाँ लुप है, क्यों नीचे जा रहा है, उस पे आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। मार्केट अप एंड डाउन अलग चीज़ है, बिजनेस डाउन अलग अलग चीज़ है। अगर आपके कॉम्पिटिटर आया हुआ है, आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने टीम को काम पे लगाइए, हम उससे बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वही बोले ना, बेस्ट वाले, आप जब तक अपने कस्टमर के लिए सोचेंगे तब तक आप नीचे नहीं जाएंगे। आपसे बेहतर अगर कोई आके आपके कस्टमर के लिए सोच दिया, तो फिर आपसे वो आगे जाएगा। यही दुनिया की रीत है। सर, आपके लिए फेल्योर का क्या मतलब है? हार मान लेना,
बाकी कोई फेल्योर नहीं। ओके। सर, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस हम यंग एंटरप्रेन्योर को यही बोलेंगे, जो एंटरप्रेन्योर का परिभाषा फंडिंग लाना नहीं, एंटरप्रेन्योर का परिभाषा ब्रांड बनाना। तो आप, बहुत जगह हम देखते हैं लोग कहते हैं, भैया फंडिंग नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे, खुद को इन्वेस्ट करना सीखिए। हम 14 घंटा काम करेंगे, 15 घंटा काम करेंगे, हम रातों रात जो सोच रहे हैं हम यूनिकॉर्न बना लें, 100 करोड़ पे रेवेन्यू पे पहुंच जाए, नहीं। हम, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, हम इन्वेस्टर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या हम वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खुद को प्रूव करेंगे। आई कैन डू इट, ये कर सकते हैं हम, हमको खुद को प्रूव करना होगा। क्योंकि आप समझिए ना, जो हमारे गार्जियन होते हैं, वो पढ़ाई के लिए हमको 10 20 25 लाख रुपए जमीन बेच के भी दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए नहीं दे सकते एज ए मिडिल राइट। क्लास। तो उस जगह पे आप एक इन्वेस्टर को कहते हैं, जो आइए आप मेरे साथ रिस्क लीजिए, फेल हो गया तो आपकी डूबी, और पास हो गए तो आप भी बल्ले बल्ले और हम भी बल्ले बल्ले, यही होता है एक्चुअल में। तो जो इन्वेस्टर है उसको सोचना, वो तो देखेगा ना जो आपके अंदर पेशेंस कितना है, गट्स कितना है, आपका बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, आप सरवाइव कर पाएंगे, तो उनको तो बहुत सारा रिस्क है ना। कि जो रेशियो है, उसमें 10% स्टार्टअप की सक्सेस रेट है और 90% फेल हो रहा है। तो उस केस में फेल का भी कई सारे वजह है, और मिसमैनेजमेंट हो गया, या आप जो है सो आपके बिजनेस मॉडल में बग है, या आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप चुनौतियों का सामना नहीं करना पा रहे हैं, बहुत सारे रीजन है उसका। तो जो 7 साल 6 साल मार्केट में टिक गया, वो सरवाइव करता हुआ रहेगा। ओके। सर, क्या आपने इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंशन करने का सोचा है? नहीं, अभी नहीं सोचा है। हम आपको पहले ही बताया ना कि आपका लेवल होना चाहिए सोचने का। आप जिस लेवल पे हैं उससे एक लेवल आगे सोचिए। इंटरनेशनल कह देना बहुत आसान है, वहां तक जाना उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। जैसे अभी हम लोग सिर्फ इंटरसिटी पे काम कर रहे थे, सोच ही नहीं रहे थे इंटरसिटी के अलावा भी हम लोग लोकल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, रेंटल लॉन्च किए हैं। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास अनुभव जाएगा, और क्रिएटिव लोगों का टीम बनते जाएगा, जो, तो फिर उसको एक्सपेंशन करेंगे। पहले बिहार में करें, पहले अपना घर है, 12 13 करोड़ का आबादी है, लोगों का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें, फिर बिहार से बाहर निकलेंगे। फिर कल क्या होगा उसको किसने देखा है, मेरे पास आज है, हम आज का एफर्ट लगा रहा है, आज का सोच रहा सर, तो रोडवेज का कोई फ्यूचर प्लान है ऐसा कुछ बड़ा? है। बिल्कुल। रोडवेज का अभी पहला जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो रोडवेज का है, एमएसएमई से आईपीओ 28 तक करेंगे, उसके बाद अगला प्लान करेंगे क्या करना है। सर, आपके लिए अल्टीमेट गोल्स क्या है? प्रॉफिट, इम्पैक्ट और रिकॉग्निशन? नहीं, मेरा फाइनली गोल है कि हम अपने जैसे 1000 दिलखुश पैदा करें बाजार में। और इसके लिए आपको कुछ करने के लिए आपके पॉकेट में पैसा होना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तब तक आप सोसाइटी को, समाज को कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, जो अन्य लोग दे ही रहे हैं। और मुझे लगता है ना, जो अ, अगर 500 1000 दिलखुश भी बिहार में हो जाता है, और 400 500 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे देता है, तो बड़ा चेंजेज आएगा बिहार में, बड़ा बदलाव आएगा, यहाँ का इकोनॉमिकल बूस्ट होगा, तो जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है जो कुछ खर्च करके ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोगों को अगर सपोर्ट किया जाए तो कुछ बड़ा कर सकता है। और वो जो ट्रेंड चलता है हमारे यहाँ, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर लिया तो बैंगलोर में ही रहना, मुंबई में ही रहना, दिल्ली में ही रहना, क्योंकि वापस आओगे तो लोग बोलेगा फेल्योर है फलन माँ का बच्चा, इसीलिए वापस आ गया। जबकि वो वहां से जो सीखा है उसको यहाँ वो बेहतर कर सकता है, वहां वो किसी के लिए नौकरी कर रहा है, यहाँ खुद के लिए बिजनेस बना सकता है। तो थोड़ा सा इस ट्रेंड को भी तोड़ना होगा, जो नहीं, रिवर्स माइग्रेशन फेल्योर नहीं है वो। ये भी तो हो सकता है ना, वो रिवर्स माइग्रेशन करके यहाँ कुछ बेहतर करने आ रहा। तो हम लोग कई लोगों को ऐसे जानते हैं जो आना तो चाहता है बिहार अपने अनुभव को लेके, लेकिन फैमिली से प्रेशर है, नहीं मत आओ। तो फिर हमारे माता पिता भी चाहते हैं यार हम पूरी उम्र नौकरी करते रह जाएं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहें। वो रिस्क लेने के लिए फ्रीडम ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो मेरा ये लाड़ प्यार से पला बड़ा बच्चा तकलीफ और पीड़ा कैसे सहेगा, और जो तकलीफ और पीड़ा सहेगा वही निखरेगा, ये भी परफेक्ट है। सर, अभी रिसेंटली कुछ महीनों, आई थिंक 1 2 महीने पहले लेट्स इंस्पायर बिहार का एक बिजनेस समिट हुआ था, और आप भी उसमें देखे गए थे सर जब आप आए थे। तो अब
जब लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े और आईपीएस विकास वैभव सर का एक मुहिम है बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस, तो आपके अकॉर्डिंग वो जो चल रहा है मुहिम, उससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या आगे हो सकता है एज अ एंटरप्रेन्योर? एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप हमसे पूछिएगा ना, तो आप किसी को इंस्पायर करके बिजनेस नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, उसको अगर बिजनेस बनवाना है तो 500 हजार लोगों का जो एक टीम बनाइए, जो बिहार से बाहर रह के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, टॉप लेवल पे उनका एक कम्युनिटी बनाइए। और जिस बच्चा के पास कुछ करने का ललक है, आइडिया कैसा भी हो, ललक है, उसको उनके साथ कनेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, जो उनका अनुभव और इनका जीत, बच्चों का जीत और उनका एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। तो मुझे लगता है जो सिर्फ इंस्पायर करने से कुछ नहीं होगा, ये एक कम्युनिटी बनाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में 10 साल से 15 साल से, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई कैलिफोर्निया में जाके काम कर रहे हैं, कोई सिलिकॉन वैली में कर रहे हैं। उन लोगों को चाहे जैसे भी हो, आप बिहार के प्रति उनको थोड़ा सा उनके अंदर एक भावना जागृत करके हो, या एक कोई फंड बना के हो जो वो वीकली या मंथली 4 घंटा 8 घंटा समय निकाल के बच्चों को दे, उनको मेंटरशिप करें, तो ही यहाँ कुछ कर सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल बहुत लोगों को बुरा लगेगा, आपका मेंटर कौन हो सकता है बेहतर, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, जिनके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस बनाने का, चाहे वो खुद का बिजनेस बनाया हो या दूसरों के लिए बिजनेस बनाया हो। और यहाँ अगर हम चाहेंगे जो हमको स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप की ज्ञान मिले, स्कूल में मुझे बिजनेस सिखाया जाए, इम्पॉसिबल। स्कूल में आपको फॉर्मूला अच्छा सिखाया जा सकता है, जमीन से लड़ने का फॉर्मूला आपको वही सिखा सकता है जो एक्चुअल में जमीन पर उतर के लड़ा हो। सर, तो महिला उद्यमियों के लिए क्या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा जो भी होगा, लेट्स इंस्पायर बाय के थ्रू तो अभी चल होना भी रहा चाहिए। देखिए, हम पहले भी बोले हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब यूनिकॉर्न बनाना नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर हर वो अ, आदमी है जो दो तीन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। अब बिजनेस का मतलब बड़ा ही नहीं होता है, छोटा भी बिजनेस होता है। आप छोटा लाइव एग्जांपल देखिए ना, अभी 4 5 साल पहले एक कोई स्टेटमेंट आया था भारत से माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है ना। हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अब कंपनी चला रहे हैं, उस समय हम इसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे। हम देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग करके बच्चे 12 हजार 15 हजार 18 हजार से करियर शुरू कर रहा है, और उस इंजीनियरिंग करने में कई लोग खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहा है ना। और खूब मेहनत करके वो 10 साल 12 साल पढ़ा है, तब जाके इंजीनियर बना और स्टार्ट करता है। अब अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, तो 15 हजार से 15 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक वो जा रहा है, 50 लाख तक जा रहा है। लेकिन अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो उसका ग्रोथ एकदम नॉमिनल ग्रोथ रहता है, क्योंकि हर जगह टैलेंट की पूछ होती है, अब डिग्री का वैल्यू कम होते जा रहा है। और वही जो ठेला पे पकौड़ा बेच रहा है, आप देखिए जाके, भीड़ लगा रहता है, और डेली का 1000 1200 1500 रुपए मन किया तो कल जाके लगाएगा। तो हम उसका मजाक क्यों उड़ाए? सही में सच में यार वो बिजनेस कर रहा है, और बेहतर कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। सर, आपका एक दिन का रूटीन कैसा रहता है? मेरा रूटीन का तो मुझे खुद पता नहीं होता है, तो कैसे आज का दिन कटेगा। तो बेसिकली हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं। थोड़ा बेटी बड़ी हो गई है, वो चाय बना के वही देती है, सुबह को चाय पीते हैं और हम ऑफिस आ जाते हैं। फिर लंच मेरा ऑफिस ही आता है। उसके बाद फिर जो भी दिन भर का है, फिर रात में वापस गए तो फिर जो भी टेक के साथ मीटिंग वगैरह रहता है वो रात को ही करते हैं, थोड़ा सा शांति में रिलैक्स होके फिर वही सो जाना, फिर उठना, मतलब सर, तो ये एज अ एंटरप्रेन्योर आप बोल रहे हैं या फिर एज अ दिलखुश कुमार अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं ऐसे, तो? बस ऐसे हम ऐसे ही रहते हैं सब। हाँ, ये है जो जब तक बिछावन पे नहीं गए तब तक दिमाग में एक ही चीज चलता है रोड पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। तो आपकी कंपनी के पीछे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या फनी स्टोरी? अभी तक तो नहीं है, अब अभी तक नहीं है। एक आध है भी तो वो द पागल नहीं, चीज डिस्क्लोज करना भी ठीक ओके, नहीं। ओके। कोई ऐसा मोमेंट जहां आपको लगा कि सब बदल रहा है या फिर बदल गया है? नहीं, देखिए, बदलाव दुनिया का रीत है।
आप बदलना, खुद को बदलना या दूसरों को बदलना कोई बुरी बात नहीं है। आप समय के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर बहुत टफ हो जाता है लाइफ, क्योंकि अ, नोकिया को देख लीजिए, मतलब खुद में अगर बदलाव कर लेता उस समय, एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाता तो आज सर्वाइव कर रहा होता। तो आपकी वैल्यू तभी तक बनी रहेगी जब तक आप समय के साथ साथ खुद में और अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन करते रहेंगे। तो खुद में परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। तो बदलाव आदमी का स्वभाव है, बदलते रहना चाहिए समय के साथ साथ। रैपिड फायर सेशन करते हैं हम। फेवरेट बिजनेस बुक? हम बुक नहीं पढ़ते हैं। कंफर्ट फूड? दाल भात चोखा भुजिया। ओके। रोल मॉडल? रतन टाटा। कॉफी और चाय? चाय। एक शब्द रोडवेज के लिए? रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू दिस शो सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और आप सभी को ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।